सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एम्स बीएससी नर्सिंग को लेके बायोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज नंबर 8 हम लेके आए हैं और इस पे हम फिर से बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनके एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। किसी भी बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन में बायोलॉजी पोर्शन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियोस अगर देख रहे हैं, ऊपर लिंक में एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पीछे के सारे वीडियोस दिख जाएंगे। वीडियो के एंड में भी मैं एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जहां पे आप पीछे के सारे वीडियोस प्रिपरेशन के देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे आज के वीडियो की तरफ, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर वन देखने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, जैसे हमारा मोटिवेशन बना रहे। सो इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब पीसीआर में द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एक्सटेंशन स्टेप क्या होता है। ठीक है, यहां पूछा है एक्सटेंशन स्टेप का टेम्परेचर क्या होगा पीसीआर में। 72 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस की 45 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ध्यान देना है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं। डीनेचुरेशन होता है, एनीलिंग होती है और एक्सटेंशन होता है, प्राइमर एक्सटेंशन। तो सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो एक्सटेंशन में क्या टेम्परेचर रहता है, उसका सही आंसर है 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक्सटेंशन में टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेल्सियस। और याद रखिएगा डीनेचुरेशन में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 94 डिग्री सेल्सियस। और एनीलिंग प्रोसेस में 50 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस, एनीलिंग 50 से 60 डिग्री, और एक्सटेंशन जो होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो इसका आंसर ए सही है। नंबर 2 देखिए, द टेक्निक ऑफ डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स इनटू ओविडक्ट। तो ओविडक्ट में जहां पे डायरेक्ट गैमीट्स डाल दिए जाते हैं, इस टेक्निक को क्या कहते हैं? डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स इनटू ओविडक्ट क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, आईसीआईएसआई कहते हैं कि गिफ्ट कहते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है जीआईएफटी, गिफ्ट। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक ऐसी जिसे डायरेक्ट इंट्रोडक्शन करते हैं गैमीट्स को ओविडक्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, क्वेश्चन समझिएगा जरूर से। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द बायोस्फीयर इज फाउंड इन। क्वेश्चन कहा गया है, ये नहीं पूछा है कौन सी प्रोटीन, ये पूछा है द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है बायोस्फीयर में जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है, ये नहीं कौन सी। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द बायोस्फीयर क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, राइबोसोम्स पाई जाती है कि डिक्टियोसोम्स पाई जाती है। सही आंसर क्या है इसका? जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है बायोस्फीयर की वो पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में। वो क्यों पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, क्वेश्चन समझिएगा जरूर से। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द बायोस्फीयर इज फाउंड इन। क्वेश्चन कहा गया है, ये नहीं पूछा है कौन सी प्रोटीन, ये पूछा है द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है बायोस्फीयर में जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है, ये नहीं कौन सी। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द बायोस्फीयर क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, राइबोसोम्स पाई जाती है कि डिक्टियोसोम्स पाई जाती है। सही आंसर क्या है इसका? जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है बायोस्फीयर की वो पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में। वो क्यों पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। अब कौन सी वो प्रोटीन है? विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। तो पूरे बायोस्फीयर में, पूरे प्लानेट पे सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? कोलेजन है, केराटिन है, रोबिस्को है कि मायोग्लोबिन है। सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है रोबिस्को। रोबिस्को फुल फॉर्म क्या है? यू से राइबोलोस, बीआई से बाइफॉस्फेट, सी से कार्बोक्सिलेस और ओ से ऑक्सीजनेस। तो राइबोलोस, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेस, ऑक्सीजनेस इस प्रोटीन का नाम है। और ये प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाती है पूरे बायोस्फीयर में। और पाई किस में जाती है? वो क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द एनिमल वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पे प्लांट वर्ल्ड ही बोल रहा है, मतलब एंटायर बायोस्फीयर में तो रुबिस्को ही पाई जाती है, लेकिन एनिमल में पूछा जाए
अगर प्लांट को एक्सक्लूड कर दिया है तो एनिमल में कौन सी पाई जाती है? तो एनिमल और प्लांट मिला के देखा जाए तो रुबिस्को ही है, लेकिन एनिमल में कौन सी है सबसे ज्यादा? कोलेजन है, केराटिन है, मायोसिन है, हेमोग्लोबिन है। एनिमल में तो रुबिस्को है नहीं, तो इसका सही आंसर क्या है? कोलेजन। तो एनिमल वर्ल्ड में अगर देखा जाए सबसे अबंडेंट प्रोटीन जो पाई जाती है वो है कोलेजन। नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा रॉन्ग है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है एग व्हाइट एल्ब्यूमिन, हेयर केराटिन, ब्लड प्लाज्मा ग्लोबुलिन, सिल्क हिस्टोन। और इसमें नाम दिया, उसमें लिखा है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। देखिए, एग व्हाइट में एल्ब्यूमिन पाई जाती है, सही है ये। हेयर में केराटिन पाई जाती है, हेयर और स्किन में, सही है ये। ब्लड प्लाज्मा में ग्लोबुलिन होता है, ये भी सही है। सिल्क में हिस्टोन होता है, जी नहीं। हिस्टोन तो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। सिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? सिल्क में पाई जाती है फिब्रोइन प्रोटीन, ठीक है, फिब्रोइन। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है, और बाकी सब सही है। तो सिल्क में पाई जाती है फिब्रोइन, हिस्टोन पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड में। नंबर 7 देखिए, अ कॉमन डिजीज इन चिल्ड्रन दैट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो चिल्ड्रन जो होते हैं बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज, इनमें एक ऐसी डिजीज होती है जो कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से होती है। वो क्या है? टाइफाइड होता है, डायरिया होता है, क्वाशियोरकर होता है कि पोलियो होता है? तो वो डिजीज होती है क्वाशियोरकर। ओके, नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्रियॉन्स? अब क्वेश्चन समझा कीजिए, कौन सा इसमें करेक्ट है प्रियॉन्स के पर्सपेक्टिव में? ये नहीं पूछा है इनकरेक्ट, तो इसमें से कौन सा सही है? तो पहला लिखा है प्रियॉन्स आर प्रोटीनेशियस पार्टिकल, ये प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल हैं। दूसरा कह रहा है दे डू नॉट कंटेन एनी न्यूक्लिक एसिड, उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। फिर कह रहा है दे आर रेजिस्टेंट टू प्रोटीएस एक्शन, तो प्रोटीएस जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है उससे रेजिस्टेंट होते हैं। एंड कैन फंक्शन एज इन्फेक्टिव एजेंट, और उनका फंक्शन हो सकता है कि इन्फेक्ट कर सके दूसरे को, कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव है। तो प्रियॉन्स जो होते हैं ये प्रोटीन के बने पार्टिकल हैं। किसके हैं? प्रोटीनेशियस पार्टिकल हैं। इनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, ये भी सही है। और ये इन्फेक्टिव एजेंट्स की तरह भी काम करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं। और प्रोटीएस एक्शन इन पे नहीं होता, मतलब इस पर प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम्स काम नहीं करती, और खुद ये प्रोटीन होते हैं। तो ये सब फीचर्स प्रियॉन्स के होते हैं। सभी ऑप्शन इसमें सही है, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मिलता जुलता, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय प्रियॉन्स? अब प्रियॉन्स से कौन सी डिजीज होती है? तो आपको पता है प्रोटीनेशियस पार्टिकल है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है। अब डिजीज कौन सी होती है इसे? मैड काउ डिजीज, स्क्रैप डिजीज ऑफ शीप, क्रूसफेल्ड जैकब डिजीज जिसको CJD भी कहते हैं, कि ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर इसका सही है ऑल ऑफ द अबव। सारी डिजीजेस ये प्रियॉन से होती है। मैड काउ डिजीज भी होती है, स्क्रैप डिजीज भी होती है, और क्रूसफेल्ड जैकब डिजीज भी होती है। बल्कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी स्क्रैपी डिजीज है, इसी में सबसे पहले प्रियॉन की डिस्कवरी हुई थी, और इसके डिस्कवरर को नोबेल प्राइज भी मिला था। नंबर 10 देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक चेंजेस ऑफ द कार्डियक चैम्बर्स इज नोन एज। तो हार्ट के चैम्बर्स की जो इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं, जिसको आप PQRS कहते हैं, ठीक है, T वेव कहते हैं, वो किससे मेजर किया जाता है? ECG से, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, स्टेथोस्कोप से, EEG से, कि MRI से? इसका सही आंसर है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से आप हार्ट चैम्बर्स के इलेक्ट्रिक चेंजेस को मेजर करते हैं और हार्ट की फंक्शनिंग को जज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी डिटेक्टेड बाय विडाल टेस्ट? ठीक है, तो विडाल टेस्ट जो होता है, इससे कौन सी डिजीज का डायग्नोस होता है? मलेरिया का टेस्ट है, टाइफाइड का है, एड्स का है, कि ट्यूबरक्लोसिस का है? सही आंसर इसका क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड जो है होता है सैल्मोनेला टाइफी से, और इसके टेस्ट के लिए हम विडाल टेस्ट कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या करेक्ट है? मेरा क्वेश्चन बनाने का ऑब्जेक्टिव रहता है कि एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, तो इसमें मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए? पहला कह रहा है इट इज ट्राइलेमिनर, 3 लेयर की है, ट्राइलेमिनर, मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स की बनी। सही है, गलत है? ये ऑप्शन सही है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, ये भी सही है। फिर द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, क्या ये सही है? ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका सही है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइलेमिनर भी है, किसकी बनी हुई है? लिपिड्स और प्रोटीन्स की। उसमें मॉडल दिया था जिसमें कहता है कि आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि फ्लोट कर रही हैं सी ऑफ लिपिड्स में, ठीक है।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। और साथ ही साथ इसका जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया था, इसमें कहा था कि प्रोटीन तैर रही है लिपिड्स में, आइसबर्ग प्रोटीन के, वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सही है। नंबर 13 देखिए इसी तरीके से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है क्लोरोफिल के लिए। ठीक है, पहला कह रहा है क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट बिकॉज इट डज नॉट अब्सॉर्ब ग्रीन लाइट बट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। कह रहा है कि क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, पहली बात तो पिगमेंट है ये, और ग्रीन इसलिए है क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं करता ग्रीन लाइट बल्कि रिफ्लेक्ट करता है, वापस फेंक देता है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। कलर जो बनता है किसी चीज का वो रिफ्लेक्शन से बनता है, जो वो एब्जॉर्ब कर ले वो नहीं दिखता, जो रिफ्लेक्ट कर दे वही कलर होता है किसी भी चीज का। इसी तरीके से क्लोरोफिल ग्रीन इसलिए है क्योंकि ये ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं करता, बाकी सारे कलर ऑब्जॉर्व कर लेगा, ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए इस वजह से ग्रीन कलर का होता है। फिर इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, तो क्लोरोफिल ए क्या ब्लूइश ग्रीन है और क्लोरोफिल बी ऑलिव ग्रीन है। ठीक है, तो क्या ये सही है? तो ये सही है, क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है और क्लोरोफिल बी ऑलिव ग्रीन कलर होता है। फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बात हुई है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ पोरफायरिन हेड और फाइटोल टेल, ये सही है। जी हाँ, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में एक पोरफायरिन का हेड होता है और फाइटोल टेल होती है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन भी ऑल ऑफ द अबव है। नंबर 14 देखिए लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस की बात आ रही है, तो लाइकेंस आर इंडिकेटर्स हैं पॉल्यूशन के। क्यों? लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन बिकॉज दे ग्रो मोर ऑन पॉल्यूटेड एरियाज, वो पॉल्यूटेड एरिया में क्योंकि ज्यादा ग्रो होते हैं, इस वजह से इंडिकेट करते हैं पॉल्यूशन को। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, वो ग्रो ही नहीं करते पॉल्यूटेड एरियाज में, ग्रो नहीं कर पाते। क्या इस वजह से है? कि दे आर नॉट फाउंड इन नॉन पॉल्यूटेड एरियाज, तो मतलब जो नॉन पॉल्यूटेड एरियाज हैं जहां गंदगी नहीं होती वहां वो मिलते नहीं है, इस वजह से कि पॉल्यूशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि पॉल्यूटेड एरियाज जो भी रहेंगे जहां पे ऑक्साइड्स हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब नाइट्रोजन के, वहां ये ग्रो ही नहीं करते, दे डू नॉट ग्रो। तो अगर ग्रो ही नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वहां पे पॉल्यूशन लेवल हाई है, इसलिए लाइकेंस क्या है? इंडिकेटर है पॉल्यूशन के। नंबर 15 देखिए, अब लाइकेंस होते क्या हैं? लाइकेंस और सिम्बायोसिस है, पहली बात है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, तो इनके बीच में एक क्वेश्चन ही बन गया कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके किसके बीच में है? एल्गे प्रोटोजोआ, ब्रायोफाइट्स एल्गी, एल्गे फंजाई या एल्गे बैक्टीरिया, इन चारों में से कौन सा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एल्गे एंड फंजाई। तो एल्गे और फंजाई का ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेंस होते हैं। नंबर 16 देखिए एंजाइम रिलेटेड, व्हेन एन इनहिबिटर competes with the substrate for a particular active site of a specific protein it is known as। तो ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोटीन है और इसका एक सबस्ट्रेट है जो इसकी एक्टिव साइट पे बाइट करता था, और कोई एक इनहिबिटर आ जाए और कंपीट करे इसके साथ और कहे कि पहले मैं बाइंड करूंगा, तो इस तरीके का जो इनहिबिशन करेगा, पहले ये बाइंड कर जाएगा और ये नहीं बाइंड कर पाएगा, तो इस तरीके का इनहिबिशन क्या कहलाता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहलाता है, नॉन कॉम्पिटिटिव कहलाता है, एलोस्टोरिक कहलाता है कि ऑल ऑफ द अबव? सही आंसर क्या है? क्योंकि कंपीट कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ इसलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहलाएगा। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव में कंपटीशन नहीं होता, एलोस्टोरिक में कहीं और बाइंड होता है जिसकी वजह से इनहिबिशन हो जाता है प्रोटीन का। तो जब कंपीट करेगा सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट के लिए तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नंबर 17 देखिए अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। सोर्स ऑफ वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, वेरिएशन मतलब जैसे कि चेंज आ रहा है, डाइवर्सिटी हो रही है, तो कोई वेरिएशन हो रहा है पॉपुलेशन में, किस वजह से? इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एलील, एक नई एलील आ रही है या न्यू एलीलिक कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन से हो रहा है, म्यूटेशन से हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन से हो रहा है कि लिंकेज से हो रहा है? तो वेरिएशन क्यों आ रहा है? तो वेरिएशन तब आता है जब होता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन से क्या होगा? कुछ चीजें सिलेक्ट होंगी और वही एलील बार बार आना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल, इसमें से लिविंग फॉसिल कौन सा नहीं है? लिविंग, ठीक है, किंग क्रैब, कोरल, पेरिपैटस कि आर्केप्टेरिस? तो आर्केप्टेरिस तो बहुत पहले की बात है कि पाई जाती थी, अभी तो है ही नहीं, तो लिविंग तो है ही नहीं है। तो इसमें से लिविंग फॉसिल कौन सा नहीं है? आर्केप्टेरिस। बाकी किंग क्रैब, कोरल और पेरिपैटस ये सब लिविंग फॉसिल है, आर्केप्टेरिस नहीं है जो कि कनेक्टिंग लिंक हुआ करती थी। नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? अब यहाँ विटामिन दिया और उसके रिलेटेड डिजीजेस दी। विटामिन B12 पेरिनीशियस एनीमिया, तो क्या विटामिन B12 से पेरिनीशियस एनीमिया होता है डेफिशिएंसी से? ये सही आंसर है।
विटामिन B3 से पेलेग्रा होता है, तो ये भी सही आंसर है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, ये भी सही आंसर है। विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से एरिबोफ्लेविनोसिस होता है, ये गलत है। विटामिन B1 जो कि थियामिन होती है, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज होती है। क्या होती है? बेरी बेरी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन और विटामिन की डेफिशिएंसी भी आप लोग पढ़ लिया कीजिए। नंबर 20 देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज कॉमन ब्रेड मोल्ड? तो ब्रेड में जो कहते हैं फंगस लग जाता है, मोल्ड लग जाता है, वो क्या है एक्चुअली? कॉमन ब्रेड मोल्ड क्या है? वो ईस्ट होता है, राइजोपस होता है, कि बैक्टीरिया होता है, कि वायरस होता है जो ब्रेड में लग जाता है? क्या होता है वो होता है राइजोपस। ठीक है, तो ये है इसका ब्रेड मोल्ड, कॉमन ब्रेड मोल्ड है राइजोपस। नंबर 21 देखिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु डिस्कवर ट्रांसपोसोन्स? ट्रांसपोसोन्स किसने डिस्कवर किया था? ट्रांसपोसन क्या होते हैं? जंपिंग जीन्स होते हैं ना, जंप करते रहते हैं, जंपिंग जीन्स। तो ये कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? मेंडल ने, सैंगर ने, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने, कि मॉर्गन ने? सही आंसर है बारबरा मैकक्लिंटॉक ने ट्रांसपोसोन्स की डिस्कवरी की थी, और इनको जंपिंग जीन्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन? तो ओजोन लेयर पता है आपको डिप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर को डैमेज क्या पहुंचा रहे हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, की ऑल ऑफ द अबव? देखिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। समझ लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये तीनों बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा रहे हैं ओजोन लेयर को, और ये मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन लेयर को, O3 को डिप्लीशन के लिए। नंबर 23 देखिए, देखिए अलग अलग क्वेश्चन आपकी बार हैं। अ टेक्निक ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, खुद पॉलिनेशन हो जा रहा है, ठीक है, इन विच पॉलन ऑफ वन फ्लावर, एक फ्लावर का पॉलन इज डिपॉजिटेड ऑन स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, सेम प्लांट पे हो जाता है। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिसमें एक फ्लावर का, प्लांट का एक फ्लावर का पॉलन जाके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरता है, तो खुद पॉलिनेशन हो रहा है। इसको क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी, डाइकोगेमी, गिटनोगेमी, कि हेरकोगेमी? इसका सही आंसर है गिटनोगेमी। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उसी प्लांट में अपने आप पॉलिनेशन खुद ही हो जा रहा है आपस में, तो इसे कहते हैं गिटनोगेमी। नंबर 24 देखिए, बीडल एंड टैटम का नाम सुना होगा आपने। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें प्रपोज किया था एक जीन एक एंजाइम बनाती है, ठीक है। तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया? देखिए क्वेश्चन बन गया, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया? बीडल और टैटम ने, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, बीडल और टैटम ने। किस ऑर्गेनिज्म में किया था? क्वेश्चन ये है। इकोलाई पे किया था, नॉस्टॉक पे किया था, ड्रोसोफिला पे किया था, कि न्यूरोस्पोरा पे किया था? सही आंसर क्या है? सही आंसर है न्यूरोस्पोरा पे किया था। न्यूरोस्पोरा पे इन्होंने किया था, जिसमें बताया था कि वन जीन से वन एंजाइम बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पूछा है डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट, किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से नेक्रोसिस होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट मेनली कॉजेस नेक्रोसिस? पता है नेक्रोसिस किससे होता है डेफिशिएंसी से? कैल्शियम मैग्नीशियम की, नाइट्रोजन सल्फर, मैग्नीशियम मॉलिब्डेनम, आयरन की, मैग्नीशियम? जिसमें जो आंसर है वो याद रखिएगा, वो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से नेक्रोसिस मेनली होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे थे आज के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम आपके लाते रहेंगे, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी